कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग पर हमला कर दिया। हमले में काउंसलर, एक पीसीओ की मौत हो गई तो बीजेपी की महिला चेयरपर्सन फरीदा खान घायल हो गई हैं, लेकिन वो बच गई। महिला पार्षदों की बैठक के दौरान यह हमला हुआ जिसमें फरीदा खान भी शामिल थी। तो आतंकवादी अब इस तरह की कायराना हरकत कर रहे हैं। बीडीसी चेयरपर्सन फरीदा खान बाल बची हैं, लेकिन उन्हें चोट आई है। लेकिन 2 लोगों की मौत इस हमले में हो गई है और सुरक्षा बलों ने हालांकि पूरे इलाके को घेर लिया है। अशरफ वन हमारे संवाददाता के पास, आपको सीधे लिए चलते हैं कश्मीर। अशरफ, क्या आतंकवादी अब बाजारों, भीड़ भाड़ वाली जगहों, सुरक्षा बलों के अलावा इस तरह से छोटी छोटी बैठकों को भी निशाना बना रहे हैं? क्या ये साजिश है उनकी? क्या उद्देश्य है इसके पीछे? सही, दरअसल अगर ये देखें तो कहीं ना कहीं ये जो हाल ही में चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, जिसमें पार्षद और बीडीसी मेंबर्स और बीडीसी चेयरपर्सन चुने गए, उन्हीं पर ये हमला था। क्योंकि अभी तक जो ये हमला हुआ है ये सोपोर में हुआ, जहां पर काउंसलर्स की बैठक होनी थी म्युनिसिपल काउंसिल में। इसमें बीडीसी मेंबर्स भी थे, इसमें काउंसलर्स भी चुने हुए जो सोपोर के हैं वो शामिल थे, अलग अलग पार्टियों के, और साथ ही उनके साथ जो सुरक्षा लगी हुई है। जो ही ये मीटिंग शुरू होनी थी उससे ठीक पहले जो द्वार है म्युनिसिपल काउंसिल का सोपोर में, उस पर यह हमला हुआ। अंधाधुंध गोलीबारी हुई, पुलिस कर्मियों पर भी और पार्षदों पर भी। जैसे आपने कहा कि एक पुलिसकर्मी जो है वो इस हमले में मारा गया है, एक पार्षद भी इसमें मारा गया है, एक काउंसलर, और एक पार्षद जो है वो घायल है। यहाँ बगल में एक स्कूल भी है, वहां पर बच्चे थे जो आज सोमवार को स्कूल आए थे। वहां पर फिलहाल सभी बच्चे और जो शिक्षक हैं वो सुरक्षित हैं, और यहाँ पर पूरे इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बलों ने की है ताकि हमलावरों को पकड़ा जाए और उनकी पहचान की जाए। फिलहाल जो है जो महिला पार्षद की जो बीडीसी चेयरपर्सन थी डॉक्टर फरीदा, उनको कोई चोट नहीं आई है, वो स्वस्थ है। ठीक है, बात हमारी हुई है। अशरफ, बहुत धन्यवाद आपका। तो फरीदा खान जो चेयरपर्सन हैं उन्हें कोई चोट नहीं आई, वो ठीक है, लेकिन 2 लोगों की मौत इस आतंकवादी हमले में हो गई है। बंगाल में पहला फेज हो चुका है, जबरदस्त चुनावी संग्राम चल रहा है, लेकिन अब असली लड़ाई नंदीग्राम पर है। देखते हैं नंदीग्राम का संग्राम। कि 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। खेलते होबे, जीतते होबे, और बीजेपी के खाली करते होबे। যে 15 দিন আপনাকে রাস্তায় বেরোতে হবে। उसके तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। बंगाल चुनाव के बीच होली पर रंग तो चल रहे हैं, लेकिन आरोपों के ये रंग हैं, जुबानी दावपेच के रंग हैं, विजय के दावे के रंग हैं, रैली से लेकर रोड शो तक के रंग हैं। नंदीग्राम में तो चुनावी होली में भरपूर रंग ही रंग हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम में डटी हुई हैं, रैली से लेकर रोड शो तक चुनावी रंग में बरसा रही हैं। तो कल अमित शाह भी वहां पहुंचेंगे। शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम में डटे हैं ताकि विजय का रंग उनके लिए ही उड़े। और ये चारों तस्वीरें उसी रंग की हैं। और अब ये 3 तस्वीरें हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत वहां पर हुई है और इस पर बीजेपी एक बार फिर से हमलावर है। आपको याद होगा इस महिला के साथ मारपीट, काफी हंगामा हुआ था, हो हल्ला हुआ था, और अब बीजेपी कार्यकर्ता की मां की मौत हो गई है। और इस मौत पर बीजेपी एक बार फिर से टीएमसी को घेर रही है। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है, तो उधर ममता बनर्जी जो हैं वो इनकार कर रही है कि बीजेपी साजिश कर रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं का ये बीजेपी के साथ झगड़ा नहीं था, बल्कि ये आपसी झगड़ा है। लेकिन चुनाव जबरदस्त नंदीग्राम में, और 1 तारीख को यहीं पर बंगाल की सबसे हॉट सीट पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर 24 परगना में हमले का शिकार हुई बीजेपी के स्थानीय नेता की 85 साल की बुजुर्ग मां शोभा मजूमदार की मौत हो गई है। कुछ दिन पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं पर शोभा जी की पिटाई का आरोप लगा था। हालांकि टीएमसी की तरफ से कहा गया था कि वो तो पहले से बीमार थीं। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज हो गया है। आई एम वेरी सॉरी
about her death. Any death is very sad, but her death had nothing to do with the incidence of altercation between her son Gopal and the Trinamool Congress worker. West Bengal is ruled by such a government where the mother, 80 years old, was subjected to killed, murdered only for the reason because her son is doing Bharatiya Janata. Simply, she was just opposing assault on her son and she was subjected to fist, blow and all types of injuries happened to her face and head. এক কথা আমি তো অনেকবার বলেছি, মা তো আগাগোড়ায় রুগী দিল, তারপরে এই দিন আমার ঘর ভেঙে আমাকে মারার পরে মারে ও ধাক্কাধাক্কি করে ভর্তি, মা হসপিটাল ভর্তি ছিল। কলকাতায় ছিল ভর্তি? হ্যাঁ, কলকাতা। আচ্ছা, তাহলে পরে ওখানে ট্রিটমেন্ট কে দিচ্ছিল? সব চিকিৎসার খরচ কে দিচ্ছিল সব? আমার তো এইখানে কেউ নেই। হ্যাঁ, এবং আমার কর্মী এরা আমার সঙ্গেই ছিল, ওরাই ইয়ে করেছে, হ্যান্ডেলিং করেছে ব্যাপারটা, আমি ঠিক বলতেও পারবো না। ट्वीट করে বলছেন বেঙ্গল का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, बोलो हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान का क्या है। তখন কি অমিত শাহর মুখে লুকো প্লাস্টার দিয়ে বসে থাকে না ঠুটো জগন্নাথের মতো ফুটকা হয়ে বসে থাকে, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না? আর বাংলা কিছু দেখলে টুইট করছে, জীবনে টুইট মানেই জানতো না। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं अनुपम मिश्र, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में अब से कुछ ही देर में एक रैली भी करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं, वहीं पर अनुपम मौजूद भी हैं। लेकिन ये बुजुर्ग महिला जो है अनुपम, ये दुखद खबर है, उनकी मौत हो गई है, उनके साथ मारपीट का आरोप लगा था। अब इससे लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है और इस मौत का क्या चुनाव पर कोई असर पड़ेगा अनुपम? অটল বিহারী বাজপেয়ীজি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রীজির ওই ক্যাবিনেটে উনি প্রধানমন্ত্রী হলেন, হয়ে যাওয়ার পরে সর্ববৃহৎ একটা মন্ত্রিত্ব মাননীয় মমতা ব্যানার্জিকে উনি দিয়েছিলেন, রেলমন্ত্রী। এই রেলমন্ত্রী থাকাকালীন উনি রেলমন্ত্রীকে অপব্যবহার, ওনার যা ক্ষমতার উনি অপব্যবহার করেছিলেন। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গের কথা বলছি না, নন্দীগ্রামের কথা বলবো। ক্ষমতায় থাকাকালীন রেলমন্ত্রী যখন ছিলেন তখন নন্দীগ্রামের উপরে उनार टीएमसी की ओर से लगातार कहा गया था कि ये पारिवारिक झगड़ा हुआ है, पारिवारिक गड़बड़ी है। और आज भी जब मौत हुई है तब तुरंत बीजेपी की ओर से दोबारा पहले जो आरोप लगाए गए थे वही आरोप लगाए गए हैं कि जो पिटाई हुई थी उसके बाद मौत हुई है। फिलहाल अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं, में बैठकर शुभेंदु अधिकारी इस वक्त पूरे नंदीग्राम के गांव में इलाकों में घुस रहे हैं। कभी वो मोटर बाइक में जा रहे हैं, कभी वो टोटो में बैठ रहे हैं, कभी वो ऑटो रिक्शा में बैठ रहे हैं। इस वक्त पीछे देखिए शुभेंदु अधिकारी एक टोटो में बैठकर यहाँ पर सवार होकर आ रहे हैं और ये बहुत सकरी जगह है, बिल्कुल गांव के भीतर है, रामचक इलाका है, रामचक गांव है, जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी इस वक्त रैली करते हुए भीतर आ रहे हैं। बड़ा ही सकरा पतला रास्ता है। अनुपम, हम दोबारा आते हैं क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है, आपकी आवाज भी कम नहीं आ रही, लेकिन अगर शुभेंदु की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पर और क्या ये संभव है कि आप उनसे बात कर सकें, क्या सवाल पूछ सकें अनुपम? बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी एक टोटो रिक्शा में बैठकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त वो रामचक गांव में पहुंचे हैं और टोटो रिक्शा में बैठकर वो पूरे गांव में घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत सकरी गलियां हैं, सकरे रास्ते हैं जहां पर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है। तो बड़ी गाड़ी नहीं जाने के फलस्वरूप वो कभी बाइक में बैठकर घूम रहे हैं, कभी ऑटो रिक्शा, कभी टोटो रिक्शा में। तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो टोटो रिक्शा में बैठकर ये रामचक गांव पहुंचे हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर में दर्शन करेंगे। बहुत छोटी सी सभा है, बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन लोगों की भीड़ अच्छी खासी यहाँ पर हमें देखने को मौजूद मिल रही है। फूलों की बौछार की जा रही है इस वक्त शुभेंदु अधिकारी के ऊपर। वो अभी मंच पर आएंगे, यहाँ पर भाषण देंगे। तो और सुबह से ही आज हम देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जहां ममता बनर्जी व्हील चेयर पर सवार होकर वो भी गांव में घुस रही हैं, पूजा कर रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी भी जो गांव है, जो इंटीरियर गांव है, वहां घुस रहे हैं और यहाँ पर जाने का, लेकिन बड़ी गाड़ी लेकर जाने का कोई रास्ता नहीं है।
है, इसलिए वो टोटो में या बाइक पर सवार होकर जा रहे हैं। फिलहाल वो एक मंदिर में घुस रहे हैं जहां वो पूजा करेंगे, इसके बाद वो इस जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुत धन्यवाद अनुपम। अनुपम दोबारा आपके पास आएंगे। तो शुभेंदु अधिकारी इस समय नंदीग्राम में रैली कर रहे हैं और उधर ममता बनर्जी और अमित शाह जो हैं वो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। पहले राउंड के बाद जुबानी जंग काफी तेज हो गई। अमित शाह ने 30 में से 26 सीटों का जीतने का दावा किया है पहले फेज की। तो ममता बनर्जी बोल रही हैं कि आपने ईवीएम में जाकर देखा है क्या? मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। आसाम में भी अभी जो सीटें हैं, इससे ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जिला स्तर और प्रदेश स्तर के हमारे नेतृत्व गण से चर्चा करने के बाद मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। अब गांव-गांव में जाके कहता है कि बीजेपी के वोट दो, ये आपका काम नहीं है। आप ये काम मत करो, नहीं करो। अगर आप करोगे तो हमको भी मूवमेंट करना पड़ेगा। हम आपको इज्जत करते हैं, आपको आपका अतिथि है, हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं। आपका रेस्पेक्ट आप खुद लीजिए। बीजेपी इधर में आएगा नहीं, जीतेगा भी नहीं। आप यूपी से आए तो सुन लो, जोगी का वोट इधर से नहीं होता है, नरेंद्र मोदी का नहीं होता है, अमित शाह को नहीं होता है, ये बीजेपी का वोट नहीं होता है। बांग्ला बांग्ला ही थकबे, बांग्ला बांग्ला के बाद। 27 साल के कम्युनिस्टों के शासन के बाद उनको एक आशा थी कि दीदी एक नई शुरुआत लेकर आएगी, मगर दल का चिन्ह बदल गया, दल का नाम बदल गया, बंगाल वही का वही रहा और गिरावट आई। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। जगाई मोलाई गदाई, सीपीएम जगाई, कांग्रेस माधाई और बीजेपी गदाई, तीनटे एकजुट হয়েছে। এই একজোটের বিরুদ্ধে মানুষ জোট বাঁধুন। তৃণমূল কংগ্রেস একাই 100, আমি একা। আমার বিরুদ্ধে দেখুন 1000 নেতা নিয়ে বসে আছে দিল্লি থেকে, সব হোটেল বুক করে রেখে দিয়েছে, সব নেতারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বলেছি আমি একা নই রে, তোদের ক্যালকুলেশন ভুল। আমি একা, আমার সাথে 100% মানুষ আছে, তাই আমি 101। খেলা হবে, খেলতে হবে, জিততে হবে আর বিজেপিকে খালি করতে হবে। তাহলে মনে রাখবেন, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। अमित शाह और ममता बनर्जी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। खबर अब टीएमसी की स्टार कैंपेनर नुसरत जहां की, जिनके एक वायरल वीडियो पर बीजेपी खूब चुटकी ले रही है। इस वीडियो में प्रचार करते करते नुसरत का पारा ऐसा चढ़ा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए। ये है टीएमसी की स्टार प्रचारक, बंगला अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां। नुसरत का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नुसरत बोलते हुए दिख रही हैं कि मैं 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक प्रचार नहीं करती, इतना तो सीएम के लिए भी नहीं करती। नुसरत जहां टीएमसी प्रत्याशी नारायण गोस्वामी के लिए प्रचार कर रही थी, उत्तर 24 परगना के गुमा में वोट मांग रही थी, तभी एक शख्स ने उनसे गुजारिश की कि रोड शो आधा किलोमीटर और जारी रखें। इतना सुनते ही नुसरत झल्ला गई। वो जीप से नीचे उतर आई और आगे प्रचार करने से मना कर दिया। এটা অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না, এটা কখন উনি বলেছেন, কোথায় বলেছেন আমি এটা জানি না।
আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার এই ভিডিওটা নিয়ে সন্দেহ আছে। बीजेपी ने नुसरत के वीडियो पर जमकर चुटकी ली। बीजेपी ट्विटर हैंडल से वीडियो भी ट्वीट किया गया। स्थानीय बीजेपी नेता ने कहा कि ये तो जमीन पर उतरे सितारों का ड्रामा है। সে অভিনয় জগৎ থেকে মানুষের সেবায় আসেন, এটা খুব ভালো কথা, কিন্তু অভিনয় জগতে এখানে এসে সেই নাটকটা অনেকে ধরেই রাখেন। नुसरत जहां टीएमसी की स्टार कैंपेनर हैं, संसद में टीएमसी की लोकप्रिय चेहरा भी हैं। वो पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर बोलती रही हैं, लेकिन इस वीडियो में उनके तेवर देख लोग हैरान रह गए। कोलकाता से दीपक देवनाथ के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल के सबसे बड़े राजनीतिक युद्ध में नंदीग्राम हर राजनीतिक रंग दिखा रहा है। ममता बनर्जी ने वहां 5 दिन तक कैंप कर लिया है, तो अमित शाह कल रोड शो से हुंकार भरेंगे। दूसरे राउंड में 1 अप्रैल को मतदान है और नंदीग्राम सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है। बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों में परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। बीजेपी के माठेर बाहरे बेर करे देबेन, एकदम बल्ला उठ करे देबेन। कहते हैं जिसका नंदीग्राम उसका बंगाल। बंगाल की जंग अब नंदीग्राम पर टिक गई है। पहले दौर के मतदान के बाद अब नजरें इस महासंग्राम पर हैं। नंदीग्राम में होली के सब रंग दिख रहे हैं। ममता बनर्जी इस महामुकाबले के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 1 अप्रैल की वोटिंग तक वो नंदीग्राम में ही जमी रहेंगी। बीती शाम ममता नंदीग्राम की चोट वाली जगह पर पहुंची और व्हीलचेयर से हुंकार भरी। কোনো একজন নেতা আমাকে ফোন করেছিলেন, করে বললেন ममता जी आप उधर से हट जाओ, आपको लिए तो पेट्रोल बम रख दिया है, आपको पेट्रोल बम में जला देगा। আমি বললাম आप मत डरिए, हम इंतजार करेंगे, जब तक हमको नंदीग्राम में नहीं जाने देगा तब तक हम इधर में इंतजार करेंगे। भवानीपुर छोड़ नंदीग्राम से शुभेंदु के खिलाफ जंग में कूदने वाली ममता बनर्जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो जताना चाहती हैं कि नंदीग्राम ही उनकी कर्म भूमि है। वो यही की बेटी है, यही उनका घर है। नंदीग्राम के महासंग्राम को जीतने के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को ही अपना घर बना लिया है। वो कल रात को नंदीग्राम पहुंची और बहुत सारा जनसभा को संबोधित की। आज और कल दोनों दिन दूसरे फेज से पहले ये आखिरी चरण का जो कैंपेनिंग होने वाला है, ममता बनर्जी यहीं डटकर रह के अपना कैंपेनिंग पूरे चप्पा चप्पा नंदीग्राम में करेंगी। और उसके साथ साथ ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया है कि वो दूसरे जगह जहां पे कैंपेनिंग करने जाएंगी, लेकिन वापस वो जरूर नंदीग्राम में ही आएंगी और रात को नंदीग्राम में ठहरेंगी और चुनाव के दिन पूरे नंदीग्राम घूमते हुए देखेंगी कि किस तरह से चुनाव यहाँ पे हो रहा है। शुभेंदु को आगे कर बीजेपी उन पर पूरा जोर लगा रही है। कल यहाँ अमित शाह भी पहुँच रहे हैं। नथिंग स्पेशल, नंदीग्राम हमारे लिए एक सीट है। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों में परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। नंदीग्राम जीत के अपने दावे हैं, अपने मंत्र हैं, अपने सियासी समीकरण है। यहाँ करीब 12% मुस्लिम मतदाता हैं जो टीएमसी को वोट देते हैं। 2016 में टीएमसी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी 68,000 वोट से जीते थे, लेकिन इस बार वो टीएमसी के खिलाफ है। अब सबकी नजर हिंदू वोट पर है और जमकर हिंदू कार्ड भी खेला जा रहा है। तो ममता इस कार्ड की काट के लिए हर चाल चल रही है। नंदीग्राम के इस महासमर में ममता बनर्जी की ही तरह शुभेंदु अधिकारी के लिए भी करो या मरो की स्थिति है।
और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी लगातार अपना फोकस नंदीग्राम पर जमाए हुए हैं और चुनावी प्रचार सुबह से रात तक कर रहे हैं, क्योंकि नंदीग्राम की हार जीत तय करेगी शुभेंदु के भविष्य की दिशा। 10 साल पहले नंदीग्राम आंदोलन के दम पर ममता ने लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका था। अब चुनौती राइट विंग पार्टी से है और जंगे मैदान भी नंदीग्राम ही है। नंदीग्राम से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज होली है, देश भर में होली मनाई जा रही है। आज तक के सभी दर्शकों को, आज तक के पूरे परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन कोरोना में होली संभल कर मनाइए, क्योंकि हमारे देश में कोरोना ने बहुत तेज गिरफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और इनमें से 291 लोगों की मौत हुई है 24 घंटों में। 40,000 से ज्यादा केसेस तो अकेले महाराष्ट्र में हैं। तो कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु, गुजरात में भी कोरोना के केस बेहद तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे देश में महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां कोरोना विस्फोट सबसे खतरनाक हुआ। पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू चल रहा है। केसेस की तादाद बेहिसाब बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 40,000 मरीज यहां पर आ गए और अब सवाल यह है कि क्या इलाज के इंतजाम कम पड़ जाएंगे। टास्क फोर्स ने तो सीधे लॉकडाउन की राय दे दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी ये संकेत दे चुके हैं कि पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना का डरावना रूप। एक दिन में 40,000 केस। टास्क फोर्स ने कहा लॉकडाउन ही रास्ता। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात इतने खराब हो गए हैं कि रविवार की रात से पूरे सूबे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। लॉकडाउन के अंदेशे के बीच ये सख्ती की शुरुआत है। मुंबई के तमाम इलाके नाइट कर्फ्यू में सूने दिखे। क्या दादर, क्या मरीन ड्राइव, सब जगह सन्नाटा पसरा रहा। हम इस वक्त मुंबई के मरीन ड्राइव पर हैं और यहाँ आप देख लीजिए, जो मुंबई पुलिस है उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला है। कई लोगों को यहाँ पे बताया गया कि वो यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। 8 बजे का कर्फ्यू है, लोगों को बताया गया। और इसके बाद ये देख लीजिए, पूरा का पूरा मरीन ड्राइव इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर 8 बजे के बाद एक शख्स नहीं दिख रहा है, जो कि जनरली ये समय में, कोरोना के समय में भी हमने देखा था, देर रात तक काफी सारे लोग रहते थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे को आपात बैठक बुलानी पड़ी। उद्धव ने राज्य कोविड टास्क फोर्स की बैठक ली। इसमें बड़ी राय ये उभर कर आई कि तुरंत राज्य में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। राज्य में 3,57,000 आइसोलेशन बेड में से 1,07,000 भर चुके हैं। 60,349 ऑक्सीजन बेड में से 12,701 भर चुके हैं। महाराष्ट्र के कोरोना आंकड़े डराने वाले हैं। रविवार को 40,414 नए केस आए और 108 लोगों की जान चली गई। डेथ रेट भी 2% हो चुका है। एक्टिव केस की तादाद 3,25,901 हो चुकी है। मुंबई में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ रविवार को 6,923 नए मामले सामने आए और 8 लोगों की जान चली गई। एक्टिव केस की तादाद भी 45,140 हो गई है। नाइट कर्फ्यू के बाद अब लगता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बिना और कोई चारा नहीं बचा। विद्या, मुंबई, आज तक।
महाराष्ट्र में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। पिछले 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा केसेस अकेले महाराष्ट्र। दिल्ली में भी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और दिल्ली समेत हमारे देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में शादियों में 100 से ज्यादा लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में लगातार खतरा बढ़ रहा है। यहां की सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। सावधान, कोरोना पाव ना पसारे, उसके लिए हम सबको सजग रहना होगा, हम सबको अलर्ट रहना होगा। पुलिस प्रशासन और निगम कर्मियों का सहयोग करे और हम सब मिलकर के इस कोरोना की लड़ाई को दिल्ली के भीड़भाड़ भरे सदर बाजार में मुनादी करके कोरोना से बचने की अपील की जा रही है। पुलिस की सख्ती के साथ सिविक एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है क्योंकि ये भीड़ खतरा लेकर आ सकती है। दिल्ली में रविवार को कोरोना के नए केस का आंकड़ा चौंकाने वाला रहा। रविवार को दिल्ली में 1881 नए मामले सामने आए और 9 लोगों की जान चली गई। 3.5 महीने में नए केस सबसे ज्यादा रहे। तमाम राज्य सरकारों ने कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की कि लोग सामूहिक तौर पर होली न खेलें, बड़े समारोह का आयोजन न करें। अगर आपको दिल्ली के दूसरे इलाकों की बात करें तो लगभग हर जगह सन्नाटा है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लोग नहीं उतरे हैं। लेकिन जो गली मोहल्ले हैं, जो RWA हैं, वहां होली की आपको ऐसी तस्वीर जरूर दिखाई देगी। दिल्ली में खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसकी तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों का कोरोना चार्ट देखिए। बुधवार को 1254 केस सामने आए थे, गुरुवार को 1515 केस आए और शुक्रवार को बढ़कर 1534। शनिवार को तादाद 1558 तक पहुंच गई और रविवार को सबसे ज्यादा 1881 मामले सामने आए। कल दिल्ली में 1558 पॉजिटिव केसेज आए थे और पॉजिटिविटी 2% के आसपास चल रही है दिल्ली में। और दिल्ली के अंदर पूरे देश में पिछले 15-20 दिन से थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भी जहाँ पब्लिक में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। दिल्ली में हाल ये है कि पुलिस चेता रही है कि सड़कों पर होली खेली तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर होली खेलता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भीड़ में रहकर लोग होली बिल्कुल न खेलें। दिल्ली के साथ कुछ दूसरे राज्यों के केस भी लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। गुजरात इनमें से एक है। यहाँ 2270 नए मामले सामने आए और 8 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। अहमदाबाद में 607 मामले देखे गए, सूरत में 611 और वडोदरा में 202 नए केस आए। सूरत रूरल में 164 और राजकोट में 159 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कोरोना के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। एक दिन में 1446 केस सामने आए। सबसे ज्यादा कोरोना विस्फोट हुआ लखनऊ में, जहां 439 केस देखे गए। तमिलनाडु भी तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है। यहाँ एक दिन में 2194 केस सामने आए। अब एक्टिव केस 13,070 तक पहुँच गए हैं। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के साथ कुछ दूसरे राज्य भी लगातार डेंजर जोन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ये हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर है। याद कीजिएगा, 1 साल पहले ठीक मार्च में ही कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा था और फिर से बढ़ रहा है। ऋषिकेश के एक होटल में कोरोना का विस्फोट हुआ। सिर्फ इस अकेले होटल में कोरोना के 82 केस 2 दिन में सामने आ गए और ये 82 के 82 कोरोना पॉजिटिव जो मिले हैं वो इस होटल के स्टाफ हैं। सभी के पहले सैंपल लिए गए थे कल, यानी कि 28 तारीख को, और 25 और पॉजिटिव सामने आए। अब इनकी संख्या कुल 82 हो गई है। होटल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इस होटल में जितने भी लोग ठहरे थे या जो स्टाफ बचा है उनका भी टेस्ट करवा लिया गया है और उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। देखिए, अभी कोरोना की जो नई लहर है उसको देखते हुए दोबारा से हम लोगों ने इसमें सख्ती बरतना शुरू कर दिया। मास्क की और सोशल डिस्टेंसिंग में प्लीज़ कड़ाई से अनुपालन के लिए कार्य कर रही है और उसमें जो है जो भी व्यक्ति बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा उसके खिलाफ कार्रवाई। कोरोना बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है
और जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है। हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। प्लीज ये अवश्य कीजिए। अब खबर होली की। आज हमारा पूरा देश होली मना रहा है। रंगोत्सव है ये। भव्य आयोजन अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच होली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, अमृतसर, गाजीपुर बॉर्डर, मुंबई, सीकर, लखनऊ, मथुरा, इन तमाम जगहों से उमंग उल्लास की तस्वीरें आ रही हैं। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, अबीर गुलाल से एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सैफई में होली खेली, लेकिन ये फूलों की होली थी। फूलों से होली खेली गई। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में हम उस संगम पर हैं जहां दो धाराएं मिलती हैं, एक इधर के भक्त और एक इस दरवाजे के भक्त जहां से हम आए हैं। यानी दोनों दरवाजों के भक्त यहां मिलते हैं और यहां से वो अपने लाडले ठाकुर के दर्शन करने जाते हैं, जो होली के दिन गुलाबी पोशाक धारण कर सोने चांदी के हिंडोले में यानी डोल में दर्शन दे रहे हैं अपनी सखियों के साथ। रंग गुलाल भक्तों की तरफ से उड़ता है, लेकिन मंदिर की मर्यादा और परंपरा है जिसमें होली के दिन मंदिर की तरफ से जगमोहन से गुलाल नहीं उड़ता। बस गुलाल के दिन बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर किसी का चेहरा आज पुता हुआ है। पूरा हिंदुस्तान आज रंगों में डूबा है। अब होली का त्योहार है तो होली तो मनाई जाएगी, लेकिन ये होली दरअसल असाधारण परिस्थितियों में है। इसलिए तमाम राज्य सरकारों ने कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की कि लोग सामूहिक तौर पर होली न खेलें, बड़े समारोह का आयोजन न करें। एक साल बाद होली से पहले कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ गया। पिछले एक महीने में कोरोना ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। इसके बावजूद हम संभलने की कोशिश नहीं कर रहे, आप और हम लापरवाही कर रहे हैं और तमाम सीमाएं लांघ रहे हैं। ये बेहद खतरनाक है। ये जैसलमेर में कोरोना काल में होली का रंग, गुलाल में लापरवाही की पुड़िया मिली हुई। सीकर में होलिका दहन के मौके पर लोगों की भीड़ देखिए, न मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग। बंगाल के महिषादाल में होली के रंग पर नजर डालिए, हवा में गुलाल, तेज संगीत पर थिरकते लोग। कान्हा की नगरी में होली की मस्ती और खुमारी चरम पर है। फिजा में सारे रंग मिल गए। आप लोगों ने मास्क वास्क नहीं लगा रखा, क्या चक्कर है? अरे मास्क का कोई है नहीं। होली में क्या मास्क लगाएंगे? लेकिन कलकत्ता में नहीं हो रही। कलकत्ता में इलेक्शन हो रहा है तो उसमें कोई मास्क नहीं पहनता। फार्मर इलेक्शन होती तो कोई मास्क नहीं पहनता। बाकी हर जगह कोरोना होता है, जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ कोरोना नहीं होता। कैसे कैसे कोरोना है समझ नहीं आता। इनका ये कहना है कि पॉलिटिक्स वालों को कोरोना नहीं खा रहा, यही कान्हा के भक्तों को कोरोना क्यों डरा रहा है। तो इनका ये कहना है कि जो यहाँ कृष्ण की नगरी में आ गया अब वो तो ऐसे ही बच गया। लेकिन प्रशासन का कहना है कि नए मामले आ ही रहे हैं और ये कहते हैं कि सूरदास अब वो ही बचेंगे जो प्रभु की शरण पड़े। अब तो प्रभु की शरण वाले ही बचेंगे। आम तो आम, खास लोग भी होली के रंग में रंगे हुए। कोलकाता में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी जश्न में शामिल हैं। लखनऊ के नामी होटल में होली पार्टी के रंग में तब भंग पड़ गया जब पुलिस ने छापेमारी कर पार्टी रुकवा दी। किसी को कोरोना की परवाह नहीं। काहे का कोरोना, कैसा कोरोना, बस एक ही धुन, पार्टी तो होकर रहेगी। लेकिन गलत सोच रहे हैं वो लोग जो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। सोच रहे हैं सब चलता है, होली में खूब धमा चौकड़ी मचाएंगे। उन्हें अपनी भावनाओं की उड़ान पर थोड़ी लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना फिर तेजी से पांव पसार रहा है। पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 62,632 नए केस आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से
312 लोगों की जान गई। पिछले 3 दिन में हर रोज दिल्ली में आ रहे 1500 से ज्यादा कोरोना केस। महाराष्ट्र राज्य में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। सिर्फ शनिवार को महाराष्ट्र में 33,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले। IIM अहमदाबाद में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर समेत 40 लोग कोरोना संक्रमित हैं। IIT भुवनेश्वर में 21 वायरस से संक्रमित पाए गए। देश में अब कुल एक्टिव कोरोना मरीजों की तादाद 4,86,310 है, यानी खतरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में होली में भीड़ भाड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, दूर से मिलें, दूर से ही बधाई दें। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि देश यानी पूरे विश्व में फैली हुई है, और जो कोरोना से फैलने के जो कारण होते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण ये कि अगर हम एक दूसरे के बहुत करीब संपर्क में आए तो ये फैल सकती है। खासकर उन लोगों से जिनमें कोरोना की बीमारी तो है पर जिनकी कोरोना के लक्षण नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जो हमारा कन्वेंशनल तरीका होता है उसमें थोड़ा सा हमें बदलाव करना चाहिए। मुझे लगता है कि कोशिश करें इस बार बहुत करीब संपर्क में आके या अपने हाथों से किसी दूसरे के शरीर में या चेहरे पर रंग न लगाएं, इससे ये बीमारी फैलने का डर होता है अपने आप। सरकार समझा रही है, एक्सपर्ट समझा रहे हैं, संभल जाओ, कोरोना लापरवाही से नहीं हारेगा, लेकिन किसी को परवाह नहीं, होली तो खेल कर रहेंगे। क्यों भाई साहब, क्या क्या मिल रहा है आपके यहाँ? रंग होगा, पिचकारी होगी, गुलाल होगा, हर्बल गुलाल। पर मास्क नहीं है क्या? मास्क भी है, देखिए। नहीं, आपके चेहरे पर? नहीं, हमारे चेहरे पर हम लगा रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस नहीं पता है आपको? नहीं, बिल्कुल पता है। आपके इतने कस्टमर आ रहे हैं, आप लोग को मास्क, आप मास्क लगा रहे हैं? जी जी भाई जी, लगा रहे हैं। क्यों भाई साहब, क्या खरीदने आए आप? जी मास्क कहाँ है? मास्क लगाए। नहीं, मास्क कैमरा देखे तो आप लगा ही लेंगे। क्यों जनाब, क्या बेच रहे हैं? सर रंग बेच रहे हैं सर। मास्क कहाँ है आपका? सर मास्क एक कितने केस यूपी में आ रहे हैं, अंदाजा है आपको? हो गए सर, ये इस बात के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। गलती आप पर और आप साथ लोगों पर भारी। हाँ, ये गलती हमारे साथ है। शनिवार को मध्य प्रदेश में कोरोना के 2142 नए मामले सामने आए और 10 लोगों की मौत हुई है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के 12 शहरों में रविवार का लॉकडाउन लगा दिया। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तस्वीर इस होली पे बिल्कुल जुदा है। भोपाल के ISBT बस स्टैंड पे हम मौजूद हैं और यहाँ देखिए, जिस जगह पे हजारों लोगों की भीड़ होती थी अपने गांव, अपने घर जाने के लिए, वहां पे अब सन्नाटा पसरा पड़ा है। बसें खड़ी जरूर हैं, लेकिन कहीं जाने के लिए नहीं, बल्कि लॉकडाउन की वजह से इनके पहिए थमे हुए हैं। मध्य प्रदेश में पहले ही मेरी होली मेरा घर अभियान की शुरुआत की जा चुकी है, जिसके तहत लोगों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह अपील की है कि वो अपने घर पे रह के ही अपने बेहद नजदीकी लोगों के साथ ही होली मनाएं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना केस है। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज बैठक की और पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए। सीएम ठाकरे ने कहा कि अगर लोग लापरवाही करना नहीं छोड़ते तो लॉकडाउन लगाना ही आखिरी रास्ता बचेगा। आज रात से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। इसके बावजूद लापरवाही की तस्वीरें दिख रही हैं। देश के करीब दर्जन भर राज्यों में खतरे की घंटी बज गई है। सरकारें लोगों से घरों में ही त्योहार मनाने की अपील कर रही हैं। होली को लेकर तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन कौन मानता है? लापरवाही चरम पर है। ऐसे में तय मानिए कि खतरा बढ़ेगा। मथुरा से संजय शर्मा और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देखते रहिए आज तक।